गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेट लगाते हैं और आप भी सेट लगाइए कितना सही हो पा रहा है जिससे आपका मूल्यांकन होगा। और वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आने की 100% संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन हैं वो बीपीएससी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी में आने की संभावना जो है बहुत 100% के बराबर है। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट, केंद्र सरकार ने किस देश के हैकर्स द्वारा भारतीय पावर प्लांट को हैक करने की नाकाम कोशिश की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय पावर प्लांट को हैक करने की नाकाम कोशिश किसके द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा चाइना के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो गया। चाइना ने जम्मू कश्मीर के इलाके में भारतीय पावर प्लांट को हैक करने की कोशिश की गई है। तो आंसर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोटिंग के जरिए यूएन के किस परिषद से निलंबित कर दिया है। तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वोटिंग के जरिए किसको निलंबित कर दिया? तो रूस को। किस यूएन के परिषद से? तो ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग। और यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग से जो है रूस को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें रूस के खिलाफ 93 वोट मिले हैं और रूस के पक्ष में 24 यानी 24 वोट मिले हैं। इसमें कि भारत समेत लगभग 58 देशों ने क्या किया कि इस काउंसिलिंग में वोट देने से इनकार कर दिया। तो ध्यान रखना है, रूस के खिलाफ 93 वोट मिले हैं और रूस के पक्ष में 24 यानी 24। और वो परिषद का नाम क्या है? तो ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि लोकसभा के सामूहिक विनाश के हथियार के कानून बदलाव के विधेयक को पास किया है। इसके तहत किस तरह के हथियार आते हैं? ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि ये सामूहिक विनाश के हथियार WMD के कानून में बदलाव करने की जो घोषणा की है भारत के द्वारा, इस तरह के हथियार में किस तरह के हथियार आते हैं, यानी इस तरह के कानून के अंदर कौन कौन से हथियार आते हैं? तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर, जैविक भी और रासायनिक भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें देखिए क्या होता है कि जैविक हथियार भी होते हैं, न्यूक्लियर हथियार जैसे परमाणु बम हो गया, और रासायनिक हथियार जैसे केमिकल रिएक्शन करके बनाया जाता है। जैविक में जो है विषाणु को या जीवाणु को इस तरह से हवा में छोड़ा जाता है जिससे कि क्या हो, जो वहाँ की जनता है जिस जगह पे छोड़ा जाएगा उस इलाका के आसपास महामारी टाइप की फैल जाती है, जैसे कोरोना हुआ। तो वही है, एक जैविक हथियार के रूप में ही कोरोना को लिया जा सकता है। तो इस तरह का कानून लोकसभा में बनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों तरह के, न्यूक्लियर, जैविक और रासायनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लोकसभा ने वेप्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के कानून बदलाव में विधेयक पास किया, इसके तहत क्या प्रावधान है? तो ध्यान रखना है कि इस तरह से जो कानून बनाया है इसमें प्रावधान क्या लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा WMD फंडिंग करने वाली की संपत्ति जब्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये जो बनाएगा उसमें इसकी संपत्ति क्या होगी? जब्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना है इस कानून के तहत। तो ये एक मानव के खिलाफ अपराध होगा। तो इस तरह से जो है जो भी उसको फंडिंग करेगा उसे क्या करेगा? जब्त कर लिया जाएगा उसकी संपत्ति को। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 6 वर्ष यानी 16 से 22 में कितने रुपये लोन दिए जा चुके हैं? यानी स्टैंड अप इंडिया जो कार्यक्रम निकाला गया था स्कीम, इसके तहत 6 वर्ष में कितने लोन दिए जा चुके हैं? ध्यान रखना है, इसके तहत जो है लगभग कितना 30,160 करोड़ रुपये का लोन दिया जा चुका है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया के तहत 30,160 करोड़ रुपये से अधिक का लोन 6 वर्षों में दिए जा चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सारे तरह के मिक्स क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक के अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? ध्यान रखना है, किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक नाम का एक शुभंकर है जिसे क्या किया है? लॉन्च किया है, जिसमें कि पर्यावरण, जलवायु
और प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए एक शुभंकर को लॉन्च किया है। तो आंसर उसका नाम क्या है? प्राकृति। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था? तो 1948 में मनाया गया था। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे विश्व में 1948 से मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, WHO के द्वारा कब से मनाया जा रहा है? तो 1948 ईस्वी से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहा, चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? चमेली देवी उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा आरिफा जौहरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आरिफा जौहरी को। ये जो है समाज सुधारक भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुकी हैं। तो इनके द्वारा जो है चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी पुरस्कार के लिए आरिफा जौहरी को चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जो है किस महिला खिलाड़ी ने जीत लिया है? आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ईगा स्विसेक। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईगा स्विसेक। ठीक है, ये जो है किसको हराया था? तो नोमी ओसाका, जो कि जापान की हैं, जो कि नोमी ओसाका भी बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं। तो उनको ये हरा के अपने नाम कर लिया। तो ध्यान रखना है 2022 में ईगा स्विसेक जो कि किसे हराया? नोमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार के द्वारा नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह डायबिटीज मरीज, ठीक है, डायबिटीज की किस तरह की दवा से भारत में पहली बार दुर्लभ बीमारियों फैलने का मामला सामने आया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी डायबिटीज के दवा लेते थे तो उनमें जो दवा लेने वाले पेशेंट थे उनमें एक दुर्लभ बीमारी फैलने का मामला सामने आया है। तो वो जो पूछ रहा है वो बीमारी का नाम पूछ रहा है, तो वो कौन सी बीमारी है? तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए नंबर SGLT2 इनहाइबिटोर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SGLT2 इनहाइबिटोर्स नामक जो है बीमारी फैलने लगा है। जो कि किनको फैलेगा? तो जो डायबिटीज के मरीज हैं तो उन्हें ये जो है मामला सामने आया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला वर्ल्ड कप का जो है 22 जीत लिया है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ICC महिला वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में सबसे ज़्यादा यानी 170 रन जो है बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो आंसर इसका हो जाएगा एलिसा हीली। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो जाएगा। एलिसा हीली जो है 170 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है बना लिया है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। तो ध्यान रखना है किसके द्वारा? तो एलिसा हीली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है वह 4 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार जो है यह 2006 में मनाया गया। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल 2006 को पहली बार मनाया गया है और तब से जो है लगातार मनाते जा रहा है। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खेल मंत्रालय ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स 2022 के लिए एथलीटों की प्रशिक्षण पर कितने रुपये खर्च को निर्धारित किया है? ध्यान रखना है, तो एथलीट पर जो है खर्च को निर्धारित किया है तो 190
करोड़ रुपये निर्धारित किया खेल मंत्रालय के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, खेल मंत्रालय ने कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं और एशियन गेम्स, इन सभी में एथलीट पर प्रशिक्षण एवं उसके खान पान रहन सहन में टोटल खर्च जो है 190 करोड़ रुपया का निर्धारण किया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंगरी में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथी बार जो है किसने जीता है, आंसर हो जाएगा विक्टर ऑर्बन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विक्टर ऑर्बन ने क्या किया, चौथी बार ये प्रधानमंत्री का पद जीत लिया है, यानी वहाँ पे बन गया है। ये लगभग 58 वर्षीय हैं। ठीक है, हंगरी की राजधानी अगर पूछे तो बुडापेस्ट है, तो ध्यान रखना है विक्टर ऑर्बन, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम बताइए जिसे WHO ने अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रमण बताया, यानी कि अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रमण यानी तेज़ी से फैलने वाला संक्रमण बताया है, तो उसका नाम जो है पूछ रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा XE, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा WHO के द्वारा सबसे ज़्यादा संक्रमण बताने वाला कोविड-19 के नए वेरिएंट XE उसका नाम दिया गया है, जो कि तेज़ी से फैलता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XE। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों बाद भारत नेपाल के बीच सेवा 2 अप्रैल 22 को शुरुआत हुई। ठीक है, रेल सेवा, ध्यान रखना है रेल सेवा जो भारत और नेपाल के बीच बहुत पहले भी था रेल सेवा, लेकिन जो है वहाँ पे छोटी लाइन थी, तो अब उनको बड़ी लाइन कर दिया गया, यानी ब्रॉड गेज चलाया गया है। तो हाल ही में, तो कह रहा कितने वर्ष बाद, यानी कितने वर्ष तक जो है लंबित रहा, तो लगभग 8 वर्ष तक जो है ये बंद रहा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 8 वर्ष के बाद फिर ब्रॉड गेज को चालू किया गया है, जो कि भारत और नेपाल के बीच अप्रैल यानी 2 अप्रैल 22 को शुरू की गई है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 8 वर्ष के बाद। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करके लाइक कर दें। अगला कह रहा है कि भारत के रुपे कार्ड जारी करने वाला नेपाल दुनिया का कौन सा देश भारत के बाहर बना, यानी भारत को छोड़ के रुपे कार्ड जारी करने वाला भारत के पड़ोसी देश जो भी हैं वो कौन सा स्थान यानी कितना स्थान है जो कि रुपे कार्ड को जारी किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा चौथा। तो ध्यान रखिएगा इनसे पहले यानी रुपे कार्ड जो है जारी करने वाला, ठीक है, नेपाल से पहले 3 देश जो हैं वह रुपे कार्ड को जारी करने का जारी जो है किया जा चुका है वहाँ, और चौथा देश जो है नेपाल है। तो कौन कौन से देश हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो गया, क्या होगा, नेपाल चौथा देश है। और इस तरह से इससे पहले जो है भूटान भी कर दिया, सिंगापुर भी कर दिया और यूए भी कर दिया, यूएई संयुक्त अरब इमारात। तो ध्यान रखिएगा भूटान, सिंगापुर, यूएई और चौथे में कौन हो गया, नेपाल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल के पीएम ने भारत यात्रा के दौरान पंचेश्वर डैम परियोजना में तेजी लाने के लिए सहमति जताई। यह प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी है। तो ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। ठीक है, यह जो है पंचेश्वर डैम परियोजना कहाँ से जुड़ी है, तो उत्तराखंड से जुड़ी है। और यह किस नदी पे बनाया गया है यह भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है यह काली नदी पे बनाया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ती है भारत और नेपाल के बीच। तो इसलिए जो है इसको तेजी लाने की सहमति बनाई है। तो ध्यान रखना पूछा जा सकता है कि किस नदी पे है, तो काली नदी पे, और कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है असम मेघालय ने 50 साल पुरानी विवाद को सुलझाने के लिए एग्रीमेंट पर साइन किया है। ध्यान रखिए एक राज्य और दूसरे राज्य में जो है अपनी सीमा को लेकर विवाद लगभग बना ही रहता है, थोड़े बहुत इधर उधर को लेके। तो वही कह रहा है 50 साल पुराना विवाद था असम और मेघालय के बीच, जिसको जो है लेके इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट को साइन किया है, जो कि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद के कारण ये एक दूसरे से उलझे रहते थे कि मेरा जो है सीमा यहाँ से है तो कोई बोल रहा था यहाँ से है। तो इस तरह से जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद। ध्यान रखिएगा यह लगभग 885 किलोमीटर का जो है सीमा है, किसके किसके बीच, असम और मेघालय के बीच। इनको जो है
असम और मेघालय के मुख्यमंत्री और साथ ही गृह मंत्री जो भारत के हैं उनके द्वारा जो है ये एग्रीमेंट को साइन किया गया है ताकि किसी तरह का विवाद ना रहे। तो ध्यान रखना है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने मेघालय के किस ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है यूनेस्को के द्वारा मेघालय का जो है ब्रिज है उसे हेरिटेज को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिए इसका कारण क्या है, जो क्यों किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका कारण जो है ये लिविंग रूट ब्रिज है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, यानी लिविंग रूट ब्रिज। देखिए ये लिविंग रूट ब्रिज क्या है, इसमें क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े जैसे बरगद, पीपल, तो इन सब के जो है रूट यानी जड़ एक दूसरे से मतलब क्या होते हैं, लचीले होते हैं। तो इसको जो है यानी पेड़ के जड़ को ही एक दूसरे से उलझा कर नदी पर पुल बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे जो है मेघालय में बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में इस तरह के पुल हैं। तो इनको जो है मतलब एक बिना पर्यावरण को क्षति किए ही इन्होंने क्या किया, पुल बना दिया। तो इसलिए जो है इन्हें, और एक दो नहीं लगभग सैकड़ों की संख्या में इस तरह के ब्रिज हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे उसको देखते हुए यूनेस्को ने क्या किया, अस्थायी रूप से सूची में शामिल किया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ये किस तरह से बनाया जाता है, तो पेड़ की जड़ को यानी पेड़ की जड़ जो होती हैं उनको उलझाकर, और एक दूसरे पेड़ से जो बहुत सारे जड़ निकलते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं जंगल में, तो उस तरह को एक दूसरे को उलझाकर ये बनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा लिविंग रूट ब्रिज को अस्थायी रूप से कहाँ दिया है, तो मेघालय में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है किसे मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड जो है किस राज्य को मिला है, आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन, उत्तर प्रदेश। अगर दूसरा राज्य पूछ देगा कि दूसरा किसे मिला है, तो आपको क्या बताना है, राजस्थान, ठीक है, ये इसको दूसरा स्थान मिला है, और तमिलनाडु को जो है तीसरा स्थान मिला है। तो पहले स्थान पे हैं उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है, पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे राजस्थान, और तीसरे स्थान पे जो है तमिलनाडु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो कैच द रेन अभियान जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2022 में किस देश ने की, आंसर हो जाएगा क्या, श्रीलंका। भारत के जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। एक मिनट, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाएगा, श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी मार्च 2022 में श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह टाटा के सुपर ऐप नाम बताएं जो अप्रैल 2022 में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टाटा कंपनी जो है आपको पता ही होगा, जिन्होंने इंडियन एयरलाइंस को खरीद लिया है, तो उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन अपना लॉन्च करने वाला है अप्रैल 2022 में। तो वो एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है जिसपे कि टाटा की जितने भी प्रोडक्ट हैं या एरोप्लेन, होटल या जो भी हैं उसको आप जो है बुक कर सकते हैं यहाँ। तो उसके लिए जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला है, तो उसका नाम पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है, उसका नाम हो जाएगा टाटा न्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उस एप्लीकेशन ऐप का नाम जो है टाटा न्यू होगा, और जिन्होंने लॉन्च होने की घोषणा की है। तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, टाटा न्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी उसके मंत्री इस्तीफा दे दिया। आपको पता ही है भारत के पड़ोसी देश हैं, और उनको कौन सा देश है, तो श्रीलंका है। वहाँ आपातकाल की भी घोषणा हो गई है, जिसका कारण मुख्य ये है कि वहाँ पे जो है वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है,
तो गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी है और वहाँ के 26 मंत्री क्या किए, इस्तीफा दे दिए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस पड़ोसी देश ने अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद, यानी उसकी अर्थव्यवस्था खराब थी स्थिति में होने के बाद विरोध प्रदर्शन को देखकर इमरजेंसी लागू कर दिया? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, श्रीलंका ने ऐसा किया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ह्यूमन ब्लड में पहली बार किस तरह के माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन ब्लड यानी मानव के जो ब्लड हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक पाए गए। आप जितने भी तरह के खाना पीना चाहे और भी कुछ यूज कर रहे हैं, अधिकतर प्रोडक्ट जो है खाने पीने की चीज़ प्लास्टिक में ही आ रही है, और हवा से भी और इधर उधर जो भी है। तो इस तरह से जो है ह्यूमन ब्लड में भी प्लास्टिक के कुछ कण पाए गए हैं, जो कि वैज्ञानिकों ने क्या किए, उसका रिसर्च किए। तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि करा कि तो किस तरह पहली बार किस तरह के माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं? तो देखिए, ये तीनों प्रकार के जो है माइक्रो प्लास्टिक हैं, ठीक है। और इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इन तीनों तरह के माइक्रो प्लास्टिक किसी न किसी तरह से पाए गए हैं। ये रिसर्च जो है लगभग 22 आदमी पे किया गया, जिसमें से 17 आदमी में जो है ये माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं। तो ये एक मानव के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है कि हो सकती है उसके शरीर के किसी अंग में ये जमा हो जाए, किडनी, फेफड़ा, और इस तरह से जो है उसको एक नई बीमारी का सामना करना पड़े। और जो है तो इस तरह से ये रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मानव के ब्लड में जो है माइक्रो प्लास्टिक पाया जाना एक बहुत ही खतरनाक है। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए फिर वैज्ञानिक ने आगे का कुछ देख रहे हैं। तो ध्यान रखना है किस तरह के माइक्रो प्लास्टिक, तो ध्यान रखिएगा सभी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बन गए हैं, यानी डीजी कौन बन गए हैं? जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राजू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डॉक्टर एस राजू को जोग्राफिकल भू सर्वेक्षण जूलॉजिकल होगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जो है डॉक्टर एस राजू को बनाया गया है। और यह जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और इसकी स्थापना जो है ध्यान रखिएगा 1851 में की गई थी। भू सर्वेक्षण संस्थान के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो एस राजू। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में 1851 ईस्वी में। जूलॉजिकल सर्वे, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिकल मैंने गलती से बोल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सोलर विंड के अस्तित्व की थ्योरी देने वाले भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिनका निधन 15 मार्च को हो गया। तो सोलर विंड के यानी सोलर थ्योरी के बारे में उन्होंने वैज्ञानिक थ्योरी दिए थे, और वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो उसका जो है वो 94 वर्ष के, तो ध्यान रखें कितने वर्ष के थे, तो 94 वर्ष के थे। और उसका नाम क्या है, यूजीन पार्कर, ध्यान रखिएगा उनका नाम क्या था, यूजीन पार्कर। ये चंद्रयान 2 जो था जिसमें पार्कर जो भेजा गया, इन्हीं के नाम पे रखा गया था, जो कि सोलर विंड के अस्तित्व की थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक थे। और सेकेंड जो चंद्रयान 2 गया था जिसमें पार्कर जो नाम था, इन्हीं के नाम पे रखा गया, और इनका निधन हो गया 94 वर्ष की उम्र में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दोबारा किसे बनाया गया है? ध्यान रखना है, आंसर इसका हो जाएगा हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने पहले से भी था और इन्हें जो है 2026 तक के लिए फिर से दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन 28 मार्च 22 को हो गया? आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। देखिए ध्यान रखिएगा, सिक्किम के ये कौन थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन क्या हो गया, 28 मार्च 22 को हो गया। तो ध्यान रखना है बीबी गुरुंग का निधन कहाँ पे हुआ है, तो सिक्किम में, और ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल,
ठीक है, 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। तो ड्रग जांच दिवस जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग डे, कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 31 मार्च को। 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है, जो कि जो ड्रग ले लिया, इस तरह से उसका तस्करी करता है, तो इस तरह से ड्रग जांच, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जा रहा है और 31 मार्च को मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है 31 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इस देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सोलर सेल कार मिराई से नितिन गडकरी ने संसद पहुंचे और इसे किस कंपनी ने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल जो कार है उसका नाम है मिराई, और मिराई से जो है नितिन गडकरी ने संसद पहुंचे और कह रहा इसे किस कंपनी ने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है टोयोटा कंपनी ने बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। टोयोटा कंपनी ने बनाया है। ये हाइड्रोजन फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल से नहीं चलने वाली है, यह हाइड्रोजन से चलने वाली है, और इस कंपनी को टोयोटा कंपनी ने बनाया है, इस मिराई को, जिस गाड़ी का नाम है मिराई। तो ध्यान रखना है। और ये जो है लगभग 646 किलोमीटर चलती है। एक बार इसमें फ्यूल भरने के बाद, यानी हाइड्रोजन फ्यूल भरने के बाद टोटल 646 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है अभी बहुत जगह नहीं है, तो एक ही जगह है जहाँ के ये बनाई गई है। तो ध्यान रखना है किस कंपनी ने, ये पूछा रहा है हमसे कि मिराई किस कंपनी ने बनाई, तो ध्यान रखना है टोयोटा कंपनी ने बनाई है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व में मार्च 22 को भीषण आग लग गई है, किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिस्का आपको पता होगा, सरिस्का कहाँ है? तो राजस्थान में है। और राजस्थान में जो है वो आग लग गई जंगल में, और किस तरह से लगी अभी पता नहीं चला। तो आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। भीषण आग जो लग गई है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। ध्यान ये रखना है कि राजस्थान के जो सरिस्का टाइगर रिजर्व हैं इसमें टोटल 27 यानी 27 बाघ हैं। हो सकता है इसकी जान को भी खतरा हो, तो इससे भी पूछा जा सकता है सरिस्का टाइगर रिजर्व में कितने बाघ जो है रखा गया था या होगा। तो लगभग 27 बाघ थे इसमें, और कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें, श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत और श्रीलंका ने किस तरह के डिफेंस एक्ट पर साइन किया है? तो आपको पता ही है भारत श्रीलंका किस एक्ट पे जो है साइन किया है, तो आपको बताना है, ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा समुद्री सुरक्षा। ठीक है, समुद्री सुरक्षा भारत और श्रीलंका के द्वारा ऐसा क्या किया है, डिफेंस एक्ट के तहत समझौता किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया? ए, समुद्री सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विस ओपन के महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जो है वह किसने जीता है? तो ध्यान रखना है पीवी सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन महिला एकल का खिताब जीत लिया है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किस शहर में हो रहा है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे मुरादाबाद में जो है ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है, और यहाँ का जो डेसिबल मापा गया है 114 डेसिबल जो है मापा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आदमी लगभग 85 to 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं सुन सकता है, जबकि यहाँ पे 114 डेसिबल का जो है ध्वनि उत्पन्न होता है हर समय। तो इसलिए जो है मुरादाबाद को जो है दूसरे स्थान पे भारत का पहला और दुनिया का दूसरा स्थान है। तो ध्यान रखना है, भारत का पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर अगर पूछा जाए तो मुरादाबाद होगा, लेकिन दुनिया का दूसरा हो गया। तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा देश सबसे ध्वनि प्रदूषित है?
तो ध्यान रखना है। दुनिया का अगर सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर पूछा था तो ढाका हो जाएगा, और दुनिया का दूसरा शहर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुरादाबाद, जो कि यूपी में है। तो ध्यान रखना है, जो ढाका में जो है वह 119 डेसिबल ध्वनि मापा गया है, और मुरादाबाद में कितना बोले थे, 114 डेसिबल। तो 5 डेसिबल का अंतर है। तो पहला जो है विश्व में सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर अगर पूछा जाए ढाका में है, और दूसरा मुरादाबाद, और तीसरा जो है पाकिस्तान में है। तो ध्यान रखना है, 3 को आपको याद रखना है। पहला ढाका, दूसरा इंडिया का पहला अगर देखा जाए तो मुरादाबाद, और तीसरा पाकिस्तान का शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है फार्मूला 1 से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फार्मूला 1 22 का सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स जो है किसने जीता? आंसर इसका हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सऊदी अरब का किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक यानी डीजी किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक और डीजी किसे बनाया गया है? तो आंसर ये हो जाएगा इसका गिलबर्ट हैग्बो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गिलबर्ट हैग्बो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसमें जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब तरह के क्वेश्चन दिए गए थे करंट अफेयर्स, जो कि समाज विज्ञान से। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।